शेर खान मुस्कुराया, कहने लगा, तुम जिस मकर और फरेब से काम ले रहे हो मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। याद रखो, तुम्हारा कोई हथकंडा मुझ पर नहीं चलेगा। पुलिस इंस्पेक्टर ने स्टूल पर से उठते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं क्या कर सकता हूँ। उसने करीब खड़े हट्टे कट्टे आदमियों को इशारा किया। उन्होंने उसी लम्हे शेर खान को पकड़कर उसके दोनों हाथों में जंजीरों के साथ लगे हुए आहनी कड़े डाले और उसे दीवार के साथ लटका दिया। कमांडो शेर खान इससे भी ज्यादा अजियतनाक तशद्दुद बर्दाश्त करने के लिए तैयार था। शेर खान दीवार के साथ इसी तरह लटका हुआ था कि उसके दोनों पांव फर्श पर 2 फुट ऊंचे थे। उसके दोनों बाजू फैले हुए थे। एक हट्टे कट्टे आदमी ने अपनी कमर के गिर्द लिपटा हुआ चमड़े का हंटर खोला और उसे शेर खान के जिस्म पर बरसाना शुरू कर दिया। शेर खान खामोशी से हंटर की ज़रबें सहता रहा। तरबियत के मुताबिक उसने सांस को कंट्रोल में करके अपने जिस्म को सुन करना शुरू कर दिया था ताकि तशद्दुद की अजियत का एहसास कम से कम हो। जब हट्टा कट्टा आदमी काफ़ी हंटर बरसा चुका तो पुलिस इंस्पेक्टर ने इशारे से उसे रोक दिया और वो लोग शेर खान को दीवार के साथ लटका हुआ छोड़कर चले गए। शेर खान के जिस्म का सारा बोझ उसकी कलाइयों पर पड़ रहा था, जो आहिस्ता आहिस्ता सुन होने लगी थीं। लेकिन सुन होने के अलावा ये खतरा भी था कि दोनों कलाइयां शेर खान के बाजू से अलग हो सकती थीं। लेकिन हिंदू इंस्पेक्टर शेर खान पर एक और तरकीब आजमाना चाहता था। कुछ देर के बाद वो दोबारा कोठरी में आ गया। दोनों जल्लाद उसके हमराह थे। शेर खान को ऐसे लग रहा था कि उसकी दोनों कलाइयां उसके बाजू से अलग होने ही वाली हैं। पुलिस इंस्पेक्टर ने इशारा किया। हट्टे कट्टे जल्लाद नुमा आदमी ने आगे बढ़कर शेर खान को दीवार से उतार दिया और उसकी कलाइयां लोहे के कड़ों में से निकाल दी। शेर खान बेबसी की हालत में फर्श पर ढेर हो गया। पुलिस इंस्पेक्टर उसके पास बैठकर शेर खान की कलाई को बड़ी मोहब्बत से सहलाते हुए बोला, भाई, मैं इतने खूबसूरत सेहतमंद हाथों को तुम्हारे बाजुओं से अलग होते नहीं देख सकता, लेकिन अगर तुमने मुझे मजबूर कर दिया तो फिर तुम्हारे हाथों के साथ तुम्हारा सर भी तुम्हारी गर्दन से अलग किया जा सकता है। क्या ख्याल है? उसने शेर खान का चेहरा छोड़ी से पकड़कर ऊपर करते हुए पूछा। शेर खान की तवानाई वापस आ चुकी थी। उसने कहा, तुम मेरी गर्दन एक बार तो क्या, अगर 10 बार भी मेरे जिस्म से अलग कर दोगे तब भी मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। पुलिस इंस्पेक्टर मक्कारी से मुस्कुराने लगा। बोला, भाई, मैंने तो तुम्हारी भलाई के लिए कहा था। अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। तुम जानो, तुम्हारा खुदा जाने। पुलिस इंस्पेक्टर अपने जल्लादों को लेकर कोठरी से निकल गया। कोठरी को बंद कर दिया गया। कमांडो शेर खान की कलाइयों की हड्डियां फोड़े की तरह दुख रही थी। उसने वहीं बैठे बैठे दोनों हाथों को अपनी बगलों में दबाया और मजीद सिमट कर बैठ गया और खुदा को याद करने लगा। उस वक्त भी शेर खान के जहन में यही एक सवाल गर्दिश कर रहा था कि वो वहां से किस तरह फरार होने के बाद कश्मीर के महाज पर पहुंच सकता है। 2 घंटों के बाद शेर खान को खाने के लिए 2 सूखी रोटी और पानी का एक कटोरा दिया गया। शेर खान ने खामोशी से रोटियां जहर मार की और सोचने लगा कि इस अजाब घर से कैसे फरार हुआ जाए, लेकिन वहां से फरार का कोई रास्ता नहीं था। सारा दिन गुजर गया। रात को उसे फिर 2 सूखी रोटियां और पानी का कटोरा दिया गया। रात का पहला पहर गुजर रहा था। कोठरी का दरवाजा खुला और वहीं 2 जल्लाद एक स्ट्रेचर घसीटते कोठरी में दाखिल हुए। स्ट्रेचर के ऊपर एक बेहिस्सो हरकत इंसानी जिस्म पड़ा हुआ था, जिस पर चादर डाली हुई थी। ये कोई लाश ही हो सकती थी, शेर खान ने सोचा। स्ट्रेचर के अंदर आते ही कोठरी में एक नागवार बू फैलने लगी थी। दोनों जल्लादों ने लाश के ऊपर से चादर हटा दी। बिजली की मध्यम रोशनी में कमांडो शेर खान ने देखा कि ये किसी मर्द की बिल्कुल उड़ियां लाश थी, जिसने फूलना शुरू कर दिया था और ये बदबू उसके जिस्म में से ही निकल रही थी। दोनों आदमियों ने लाश को घड़े में उतार कर लिटा दिया। उसके बाद शेर खान के दोनों हाथ और पांव रस्सी से बांधे और उसे उठाकर गड्ढे में लाश के ऊपर फेंक दिया। कमांडो शेर खान फूली हुई लाश के ऊपर जा गिरा। उसके बाद दोनों जल्लादों ने एक तरफ से पत्थर की भारी सिल को खींचकर गड्ढे के ऊपर रखकर गड्ढे को बंद कर दिया। पत्थर की भारी सिल के रखने के बाद इस कब्रनुमा गड्ढे में अंधेरा छा गया। कमांडो शेर खान फूली हुई बदबूदार लाश के ऊपर पड़ा था। हाथ पैर बंधे होने की वजह से वो लाश पर से उठ नहीं सकता था। बड़ी मुश्किल से वो खिसक खिसक कर गड्ढे की दीवार के साथ लग गया, मगर उसका आधा जिस्म लाश के ऊपर ही था। पत्थर की सिल के बंद हो जाने के बाद गड्ढे में इतनी बू जमा होने लगी थी कि शेर खान के लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा था। इस किस्म की अजियत उसने पहले कभी नहीं देखी थी, लेकिन उसे इस अजियत को भी सब्र व इस्तकामत से बर्दाश्त करना था। उसके साथ ही साथ कमांडो शेर खान फरार के बारे में भी सोच रहा था। एक लम्हे के लिए भी उसके जहन में ये ख्याल महव नहीं हुआ था कि उसे कश्मीर के महाज पर पहुंचना है। हालांकि वहां से फरार बज़ाहिर नामुमकिन लगता था, लेकिन एक जांबाज कमांडो सच्चे मुसलमान की तरह अपनी सलाहियतों और अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होता। हर मुसलमान की तरह शेर खान का भी ये ईमान था कि हालात खा कितने ही खराब क्यों ना हो, अगर दिल में ईमान की शमा रोशन है और रूह की कुव्वत अमल जिंदा है तो अल्लाह ताला गैब से ऐसे असबाब पैदा कर देता है जिसका इंसान को वहम गुमान तक नहीं होता। शर्त सिर्फ यह है कि इंसान का अमल अल्लाह और सिर्फ अल्लाह की खुशनूदी के लिए हो, अपनी गरज और मफाद के वास्ते नहीं।
दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। मांडा शेर खान एक सच्चा मुसलमान कमांडो था। उसका किरदार हमेशा बेदाग और पाक रहा था। वो सिर्फ अल्लाह और उसके दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए मसरूफ़ जिहाद था। जब से वो जिहाद में शरीक हुआ, उसने हर अमल अल्लाह के लिए किया था और उसके किसी भी अमल में उसकी ज़ाती गरज शामिल नहीं थी। यही वजह थी कि उसने मुश्किलात पर हमेशा फतह पाई थी। उसे अब भी यकीन था कि अल्लाह का हुक्म उसे काफिरों के खिलाफ लड़ने के लिए कश्मीर के महाज पर बुला रहा है और दुनिया की कोई ताकत उसे वहां जाने से नहीं रोक सकती। कमांडो शेर खान कुरान पाक में अल्लाह के इस फरमान को भी नहीं भूला था कि खुदा सिर्फ उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। अल्लाह पाक के इस फरमान पर अमल करते हुए कमांडो शेर खान ने अपनी तमाम खोई हुई तवानाइयों को यकजा किया। दिल में कलमा शरीफ पढ़ा और लाश के ऊपर दीवार से लगकर बैठे बैठे अंधेरे में ऊपर की जानिब देखा। ऊपर गड्ढे का मुंह पत्थर की भारी सिल से बंद था और गड्ढे में खूब अंधेरा था। शेर खान की कलाइयां अभी तक दर्द कर रही थीं, मगर उसे इस दर्द को भूलकर हिम्मत से काम लेना था। वो लाश पर घुटने टिकाकर बैठ गया। उसने सबसे पहले एक खास तकनीक से अपने बंधे हुए हाथ आजाद किए, फिर अपने पांव खोले। उसके बाद शेर खान ने दोनों हाथों से पत्थर की सिल को हिलाने की कोशिश की। पत्थर की सिल अपनी जगह से जरा भी ना हिली। कमांडो शेर खान हिम्मत हारने वाले लोगों में से नहीं था। कलाइयों के दर्द की वजह से वो जिस्म की पूरी ताकत से काम नहीं ले रहा था। उसके बावजूद वो मुसलसल कोशिश करता रहा। आखिरकार पत्थर की सिल अपनी जगह से खिसकने लगी। सिल को खिसकता देखकर कमांडो शेर खान के अंदर एक नया हौसला, एक नया वलवला पैदा हो गया। काफी देर तक कोशिश करने के बाद वो पत्थर की सिल को इतना खिसकाने में कामयाब हो गया कि वो घड़े से बाहर निकल सकता था। गड्ढे से बाहर निकलते ही उसे काफी हद तक लाश की तेज बू से निजात मिल गई, लेकिन उसके जहन में कुछ और ही प्रोग्राम था। उसका यह मंसूबा कामयाब हो या ना हो, लेकिन उसने अपने सोचे हुए मंसूबे पर अमल करने का फैसला कर लिया था। गड्ढे से बाहर आते ही उसने पत्थर की सिल को गड्ढे के मुंह पर मजीद खिसकाना शुरू कर दिया। वो जानबूझकर सिल को इस तरह खिसका रहा था कि उसकी आवाज पैदा हो। कोठरी में घुप अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ सुलाखदार रोशनदान में से तारों की बहुत फीकी बेमालूम सी रोशनी अंदर आ रही थी, जो छत के नीचे आते आते गायब हो जाती थी। कोठरी में बमुश्किल कुछ दिखाई देता था। 2-3 मरतबा जब सिल के खिसकाने की आवाज पैदा हुई तो कोठरी के दरवाजे के बाहर जो संतरी पहरे पर खड़ा था, उसने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। आवाज कोठरी के अंदर से आ रही थी। कोठरी में बंद कैदी की निगरानी की जिम्मेदारी उसकी थी। संतरी ये भी जानता था कि कैदी को लाश वाले गड्ढे में बंद किया गया है। तीसरी बार उसने अंदर से आती आवाज को सुना तो दरवाजे के साथ कान लगा दिए। अंदर से एक बार फिर हल्के हल्के शोर की आवाज आई। संतरी में दरवाजा खोला और राइफल सीधी किए कोठरी में दाखिल हुआ। शेर खान इसी लम्हे का इंतजार कर रहा था। वो संतरी के अंदर दाखिल होने से पहले ही दरवाजे के पास दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया था। संतरी अंधेरे में उसके बिल्कुल करीब से होकर गुजरा। उसकी आंखें गड्ढे पर लगी हुई थीं। कोठरी की तारीकी में संतरी को गड्ढे के मुंह से थोड़ी सी खिसकी हुई सिल अभी नजर नहीं आई थी। शेर खान उससे ज्यादा संतरी को मोहलत नहीं दे सकता था। उसे जो कुछ करना था उसी लम्हे उसी खड़ी करना था। जैसे ही संतरी झुककर उसके करीब से गुजरा, शेर खान ने अपने जिस्म की पूरी ताकत को जमा करते हुए संतरी की गर्दन पर पीछे से इतनी जोर से हाथ मारा कि वो मुंह के बल आगे जाकर गिरा। राइफल उसके हाथ से छूट गई। शेर खान ने उस पर छलांग लगा दी। उसका टारगेट संतरी की गर्दन था, जो शेर खान के बाएं बाजू के शिकंजे में थी और वो उसे जोर जोर से झटके दे रहा था। दुबले पतले संतरी की गर्दन 2 झटके से ही टूट गई। जब शेर खान को यकीन हो गया कि संतरी के जिस्म में जान नहीं रही, तो उसने उसे घसीट कर गड्ढे में फेंका। पत्थर की सिल से गड्ढे को बंद किया और उसकी राइफल उठाकर अध खुले दरवाजे में से झांक कर बाहर देखा। बाहर एक बल्ब रोशन था, जिसकी रोशनी ज्यादा नहीं थी। ये आमने सामने की 2 कोठरियों के दरमियान की जगह थी। वहां कोई नहीं था। शेर खान राइफल एक हाथ में पकड़े कोठरी से बाहर निकला और बाएं जानिब जो गली सी थी उधर दबे पांव चलने लगा। हर तरफ खामोशी थी। 10-15 कदम चलने के बाद एक जीना आ गया जो ऊपर की तरफ जाता था। जीने के बाएं जानिब एक कोठरी थी जिसके बाहर एक बड़ा ड्रम पड़ा था। शेर खान आहिस्ता आहिस्ता जीने पर चढ़ने लगा। जीने के ऊपर एक दरवाजा था जो बंद था। शेर खान ने हाथ से टटोल कर देखा। दरवाजे की कुंडी लगी हुई थी। उसने बड़ी एहतियात से कुंडी उतार कर दरवाजे की एक पट को खोला तो उसे ठंडी हवा के झोंके के साथ आसमान पर चमकते तारे दिखाई दिए। ये इस खुफिया टॉर्चर सेंटर की छत थी। वो छत पर दबे पांव चलता उसकी पिछली मुंडेर तक गया और देखा कि दूसरी जानिब टीले की ढलान थी, जिस पर उगी हुई जंगली झाड़ियां नीचे तक चली गई थी। तारों की रोशनी में शेर खान उस मंजर को साफ देख रहा था। छत की दीवार टीले की ढलान से 15-20 फुट ऊंची थी।
उसके बाद सोचने, गौर करने और अंदाजे लगाने का वक्त नहीं था। उसने सबसे पहले राइफल ऊपर से नीचे झाड़ियों पर फेंकी और फिर अल्लाह का नाम लेकर खुद भी छलांग लगा दी। वो इस तरह से कूदा था जैसे उसको इस किस्म की जगहों पर कूदने की तरबियत दी गई हो। वो झाड़ियों पर गिरा और गिरते ही गेंद की तरह लुढ़कता चला गया। 6-7 झाड़ियों के ऊपर से लुढ़कता हुआ वो काफी नीचे जाकर रुक गया। उसने एक झाड़ी को अपने हाथ से पकड़ लिया था। वो खड़ा हुआ और उस जानिब देखने लगा जिस तरफ उसने राइफल गिराई थी। राइफल की उसे अभी जरूरत थी। 10-15 सेकंड की तलाश के बाद उसे एक झाड़ी में उलझी हुई राइफल मिल गई। उसने राइफल उठा ली और तेजी से ढलान पर से उतरता हुआ जमीन पर आया और टॉर्चर सेंटर की मुखालिफ समत को दौड़ना शुरू कर दिया। शेर खान को इस कदर मालूम था कि ये टॉर्चर सेंटर ग्वालियर शहर से कुछ फासले पर वाक़ है। आगे क्या था और वो कहाँ जा रहा है, उसे इसकी कुछ खबर नहीं थी। उसने दौड़ते दौड़ते बाएं जानिब देखा। काफी फासले पर उसे ग्वालियर शहर की रोशनियां दिखाई दे रही थीं। वो खेतों में दौड़ रहा था। खेत खत्म हुए तो आगे एक नदी आ गई। तारों की रोशनी में नदी का पार्ट चमकीला खाकस्तरी रंग का था। नदी काफी चौड़ी थी। शेर खान ने दाएं बाएं निगाह डाली। उसे वहां कोई पुल वगैरह दिखाई न दिया। उसने राइफल फेंकी और नदी में छलांग लगा दी। वो तेजी से दूसरे किनारे की तरफ तैरने लगा। दूसरे किनारे के दरख्तों की तारीकी में डूबे हुए खाके उसके करीब होते जा रहे थे। तैरते तैरते वो नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचकर नदी से बाहर निकल आया और सामने वाले दरख्तों में घुस गया। ये कोई घना जंगल नहीं था। दरख्तों के 2-3 झुंड ही थे। शेर खान इन दरख्तों में से भी दूसरी तरफ निकल आया। आगे फिर खेत और ऊंची नीची झाड़ियां थी। वो एक बार फिर दौड़ने लगा। उसका ख्याल था कि आगे जरूर कोई घना जंगल होगा। वहां वो छुपकर रात गुजार देगा और फिर दूसरे तीसरे दिन किसी तरफ निकल जाने की कोशिश करेगा। दौड़ते दौड़ते वो 3-4 खेतों में से निकल गया। अचानक उसके कानों में गाड़ी के इंजन की सीटी की आवाज पड़ी। ये आवाज काफी दूर से आई थी। दौड़ते दौड़ते वो रेलवे लाइन पर पहुंच गया। वहां रेल की 2 पटरियां बिछी हुई थी। ये डबल ट्रैक था। उसने बाएं जानिब देखा। दूर बहुत सी रोशनियां झिलमिला रही थीं। ये ग्वालियर का रेलवे स्टेशन ही हो सकता था। उसने दाएं जानिब देखा। उस जानिब भी काफी फासले पर रेलवे इंजन की लाइट की रोशनी दिखाई दी। शेर खान वहां रुक नहीं सकता था। वो रेलवे लाइन के साथ साथ दाएं जानिब यानी स्टेशन की मुखालिफ समत को चल पड़ा। रेलगाड़ी उस तरफ से आ रही थी। 1-2 बार फिर इंजन की सीटी की आवाज आई। आवाज दूर से आ रही थी। गाड़ी अभी काफी दूर थी। शेर खान अब दौड़ने की बजाय तेज तेज चल रहा था। तारों की धुंधली रोशनी में रेलवे ट्रैक की दोनों जानिब खेत ही खेत थे। जंगल शायद आगे जाकर शुरू होता था। शेर खान चलता जा रहा था कि जैसे कहीं से जंगल शुरू होगा और वो उसमें घुसकर किसी दरख्त पर रात का बसेरा कर देगा, या अगर ऐसा न कर सका तो जंगल में जितना आगे निकल सकता है निकल जाएगा। रेलवे लाइन पर इंजन की रोशनी पड़ने लगी थी, लेकिन ये रोशनी बड़ी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। कोई ट्रेन बड़ी धीमी रफ्तार से आ रही थी। जब रेलवे इंजन की रोशनी और करीब आ गई तो शेर खान लाइन से नीचे उतर गया ताकि वो इंजन की रोशनी में किसी को नजर ना आ जाए। अब इंजन के छक छक की आवाज भी आने लगी थी। इंजन आहिस्ता आहिस्ता चला रहा था, इस ख्याल से कि जब ट्रेन उसके करीब से गुजरेगी तो डिब्बों की रोशनी उस पर पड़ेगी और वो मुसाफिरों को दिखाई देने लगेगा। शेर खान रेलवे लाइन के करीब ही एक झाड़ी की ओट में होकर बैठ गया कि गाड़ी गुजर जाए तो फिर आगे बढ़ेगा। इंजन लाइन पर बड़ी तेज रोशनी डालता और शोर मचाता मामूली रफ्तार के साथ उसके साथ से गुजर गया। उस वक्त कमांडो शेर खान को मालूम हुआ कि ये मुसाफिर गाड़ी नहीं थी बल्कि माल गाड़ी थी। गाड़ी की स्पीड भी हल्की थी। अचानक शेर खान के दिमाग में एक ख्याल आया। वो उठा और रेल पटरी के साथ साथ जिस तरफ गाड़ी जा रही थी उसके साथ दौड़ने लगा। वो बड़े गौर से मालगाड़ी के डिब्बों को देख रहा था। मालगाड़ी उससे थोड़े फासले पर ऊंची जगह पर चल रही थी। मालगाड़ी के डिब्बे बंद थे। शेर खान ने तारों की रोशनी में देख लिया कि मालगाड़ी के एक डिब्बे का आधा दरवाजा खुला था। वो दौड़ता हुआ रेलवे लाइन पर चढ़ गया और मालगाड़ी के बिल्कुल साथ साथ दौड़ने लगा। जब खुले दरवाजे वाला डिब्बा उसके सामने से गुजरने लगा तो शेर खान ने देखा कि लोहे की एक जंजीर डिब्बे के बाहर लटक रही थी। ट्रेन की रफ्तार इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो उस पर चढ़ ना सकता। शेर खान जंजीर को पकड़कर साथ साथ दौड़ता रहा। दौड़ते दौड़ते वो डिब्बे के और करीब हो गया और फिर जंजीर को कमंद बनाकर उसके जरिए डिब्बे में घुस गया। डिब्बे में घुसते ही वो आहनी फर्श पर बैठ गया और आंखें पूरी तरह से खोलकर अंदर का जायजा लेने लगा। डिब्बे के कोने में एक जानिब कुछ सामान भरा हुआ था। शेर खान उठकर उसके करीब गया। ये बांस के बड़े बड़े गट्ठे थे जो फर्श से लेकर आधी दीवार तक चले गए थे। शेर खान दौड़कर मालगाड़ी के दरवाजे में आ गया। डिब्बे का आधा दरवाजा बंद था, आधा खुला था। मालूम नहीं उस आधे दरवाजे को क्यों खुला रखा गया था। ये लोहे का काफी बड़ा दरवाजा था और उसका पट अंदर को आया हुआ था। पहले शेर खान को ख्याल आया कि वो किसी न किसी तरह आधे दरवाजे को भी बंद कर देता। फिर ये सोचकर उसने ऐसा न किया कि गाड़ी के साथ गार्ड जरूर होगा। दरवाजे को बंद देखकर उसको शक पड़ सकता है कि गाड़ी चली थी तो आधा दरवाजा खुला था। फिर ये किसने बंद कर दिया? उसने दरवाजा खुला ही रहने दिया। शेर खान ने मालगाड़ी के डिब्बे में ही छुपे रहने का फैसला किया था। उसके ख्याल में ये एक महफूज जगह थी
और इसका एक फ़ायदा ये भी था कि अगर मालगाड़ी ग्वालियर तक नहीं जा रही तो इसके ज़रिए ग्वालियर शहर की ख़तरनाक हदूद से निकलने में कामयाब हो जाएगा। उसने दरवाजे में से सर निकाल कर स्टेशन की तरफ देखा। स्टेशन की रोशनियां आहिस्ता आहिस्ता करीब होती जा रही थी। कमांडो शेरखान के लिए ये बात भी बाइस तसल्ली थी कि मालगाड़ियां रेलवे स्टेशनों के आम बारौनक प्लेटफॉर्म पर नहीं खड़ी होती, बल्कि रेलवे यार्ड में अलग थलग ऐसे प्लेटफॉर्म पर खड़ी होती हैं जहां कोई पुलिस वाला भी नहीं होता और CID वालों की मौजूदगी का भी इम्कान सिफर होता है। अब वो दिल में यही दुआ मांग रहा था कि ये गाड़ी सिर्फ ग्वालियर तक ही न जा रही हो,